हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड नाउ जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मौर्यन पीरियड हिस्ट्री में। और इससे पहले मौर्यन पीरियड से पहले जितनी भी कहानी हैं, चाहे वो जैनिज्म को लेकर के हो, चाहे वो बुद्धिज़्म को लेकर के हो, चाहे वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के हो, सारी की सारी कहानियाँ समझा चुके हैं। सभी क्लासेस अपलोड हो गई हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके एक्सेस कर लें, नहीं किया है तो। अब यहाँ पे मैटर है क्या? मैटर को समझना क्योंकि इम्पोर्टेंट है मैटर समझना। और अदरवाइज बाकी हिंदी के अंदर रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हो, है ना। सोयल में रिजल्ट क्या है हिंदी का। तो मैटर यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ तो दिक्कत कल भी थी, दिक्कत आज भी है। जो 5 सालों के अंदर दिक्कत हिंदी मीडियम के अंदर आ रही है वो कल भी रहेगी, आज भी है। अब कब तक इम्प्रूव होती है ये पता नहीं है ना। तो मैटर क्या है कि अभी तक जैसे हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि जितना भी हमें स्रोत मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने का, उसमें कहीं पर भी लिखित स्रोत की जानकारी नहीं मिली। राइट, बिल्कुल सही बात। लिखित स्रोत की जानकारी मिली ही नहीं। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि देखा जाए तो जैसे जैसे इंसान सरलता से दुर्गमता की ओर बढ़ा, कहां से कहां? सरलता से दुर्गमता की ओर। तभी तभी इंसान ने क्या किया? दुर्गमता से सरलता का मार्ग अपनाने की कोशिश की, यानी कि हार्डर टू सिंपलिसिटी की ओर आगे बढ़ा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी मैं प्रूव करूंगा इस बात को। हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेना, फिर क्लास में बढ़ेंगे। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर थी सरप्लस। कैसी थी? सरप्लस, कि खा लो और रख भी लो कल के लिए। अच्छी बात है भाई, इतनी अच्छी हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद जब बात आई तो मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि वहां पर जो लोगों का काम करने का तरीका था, जो समाज था, वो था कैसा? वहां पे कर्म मूलक था। ठीक है भाई, कोई कर्म करने कुछ नहीं, जिसका जो मन है सो करो, है ना। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिकाई हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरह से खत्म हुई, तो फिर क्या आता है? फिर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आते आते इतने कर्मकांड से, इतने सारी चीजें, इतने आडंबर से वगैरह, पूजा पाठ, ये सारी बातें आकर के यहाँ पे इंटर कर जाती हैं और समाज हो जाता है कैसा? जन्म मूलक, कि भाई जाति मूलक। तो जैसे ये बुराइयां, ये क्रूतियां, कुछ आडंबर सोसाइटी के अंदर आते हैं, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही समाज में जो निचली जाति के निचले लोग थे उनकी तो भाई हालत और ही खराब हो जाती है। तो फिर क्या निकलता है? फिर निकलता है धर्मों का उदय होता है और बौद्धिज्म और जैनिज्म निकल करके आते हैं। तो एक बात क्लियर होगी कि जब समाज बहुत सरल था तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सरलता से इंसान खुद को ही दुर्गमता की ओर लेकर के गया। फिर दुर्गमता से क्या हुआ? जब दुर्गमता का मार्ग इतना ज्यादा बढ़ गया कि समाज अब संभल ही नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ? फिर सरलता के लिए लोगों ने क्या किए? धर्म अपनाए। आई होप ये बात बहुत क्लियर होगी एक लाइन में। तो जब धर्मों का उदय हुआ तो मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि अब धर्मों का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, क्योंकि धर्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए जब तक आपको किसी स्टेट, किसी किंग, किसी किंगडम का साथ नहीं मिलेगा, तब तक किसी का भी प्रचार प्रसार करना संभव नहीं होता है। तो जब जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हो गया, फिर देन आता है मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य काल का उदय होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मॉडर्न पीरियड में हमें लिखित सोर्स मिलते हैं
तो यहाँ पर इतिहासकारों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का मैटर कम मिलता है जितना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है। मैंने डिस्कस किया था आंसर लिखना है तो सीधे लिख दो कि लिखे सोर्सेस नहीं है, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, सीधी एक लाइन मारा हो डायलॉग की तरह और वहीं पे आंसर राइट है। लेकिन अब जब मॉडर्न पीरियड में हम आंसर लिखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ लिखित सोर्सेस का अभाव है और हम यहाँ पे इतिहासकारों के बीच में मतभेद देखते हैं, नहीं। यहाँ पर उसी टाइम के कुछ फिलोसोफर, कुछ रिसर्चर आए हमारे देश के अंदर, कुछ दार्शनिक आए हमारे देश के अंदर और उन्होंने जो देखा वही चीजें अपने ग्रंथों में लिखी और आज वही हमारे यहाँ पर क्या है, एक इतिहास जानने का स्रोत है कि हमारा मौर्यन काल कैसा था, हमारा गुप्ता पीरियड गोल्डन एज कैसा कहलाया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तरह से कि रिसोर्सेस को जानना। अगर आपको रिसोर्सेस ही पता नहीं है तो सिंपल सी बात ये है, आप किसी भी हिस्ट्री के अंदर पीरियड को नहीं समझ सकते। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी सभी को। तो जो मौर्यन पीरियड में जानकारी का स्रोत है वो क्या क्या है, जैसे मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कहाँ आया भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आते हैं, है ना। कौन थे, जो सेल्यूकस थे, निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के दूत थे मेगास्थनीज, जो भारत आए हुए थे उस मौर्यन पीरियड के टाइम पर। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। तो ये याद रखना है, प्रीफैक्ट एंड ऑल्सो मेंशन व्हेन यू राइट अ आंसर अबाउट मौर्यन पीरियड। सो क्या मेगास्थनीज के जो द्वारा लिखी गई इंडिका है उससे हमें क्या मिलता है, हमारे मौर्यन पीरियड के इतिहास के साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो भारत आया था, ठीक। उसने अपनी इंडिका में लिखा कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है, क्या लिखा कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ संपन्न है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। ये मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं। भारतीय लेखन कला से अपरिचित है। भारतीय दो महत्वपूर्ण देवता हेराक्लीज यानी जो कृष्ण और डायोनिशियस यानी शिव की पूजा करते हैं। ये मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बताया कि यहाँ पर पूजा का, देवताओं के बहुदेववादी का चलन भी मिलता है। और उन्होंने बोला कि एक जो देवता है वो है हेराक्लीज यानी कृष्ण जी और एक है डायोनिशियस यानी शिव जी। उनकी पूजा हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले लोग करते हैं। ये मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में बताया। तो आज हम उस बिहाफ में बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुदेववादी विचारधारा, हमारे देश के अंदर अलग अलग पंथों की विचारधारा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि आज भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के निरंतरता यानी कंटिन्यूटी के कुछ फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे देखने को मिलते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे टैकल करोगे। तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस की थी। नहीं देखा है जाके पहला और दूसरा पार्ट देख लें। हड़प्पा का एक थोड़ा सा कुछ फैक्ट वाला पार्ट बचा था जो हमने बोला था बाद में दे देंगे, उसका वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप पार्ट हो चुके हैं। मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहा गया है। क्या कहा गया है, एग्रोनोमोई, ठीक। नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की स्टीनोमोई कहा है और इसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है कि जो नगर प्रशासन है वो एक बहुत डेवलप प्रशासन रहा। कैसे डेवलप प्रशासन रहा, ये बात समझ। हर एक चीज के आपको मौर्यन पीरियड के अंदर डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे और वहां पे मंत्री देखने को मिल जाएंगे। तो बात आई होप समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे जो दूसरा रिसोर्स मिलता है
वो दूसरा रिसोर्स हिस्ट्री के अंदर मौर्यन पीरियड को जानने का क्या है, तो वो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य की एक पुस्तक है, एक बुक है इकोनॉमिक। अब ये जो इकोनॉमी है ना, अब इसमें ये मत समझ लेना कि उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया होगा, ये बुक नाम के जस्ट अपोजिट है। वहां पर इस बुक के अंदर वहां के प्रशासन के बारे में, वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र से ये मत समझ लेना कि जो है वहां की इकोनॉमी के बारे में कौटिल्य ने डिफाइन किया होगा, ऐसा डिफाइन नहीं है। केवल यही बात वहां पे डिफाइन है कि वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा वो कैसा रहा होगा। ये सारी बातें हमें मौर्यन पीरियड की कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती हैं। जो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वहां से हमें बहुत अच्छी अहम जानकारी हाथ लगती है। तो कौटिल्य या चाणक्य का मूल नेम क्या था? विष्णुगुप्त, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, प्रीफैक्ट है कि भारत का मैकियावेली। यहाँ पे मैं प्री ही नहीं कह रहा, अदर एग्जाम में भी सिंपल सी बात है, वनडे एग्जाम जितने होते हैं ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं कि बताओ भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। जैसे मैंने एक फैक्ट पहले वहां पे क्लियर किया था, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है ना। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को, यानी चाणक्य को, जिनका मूल नेम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो इससे मौर्यकालीन प्रशासन की पूर्ण जानकारी मिलती है। अगर जानना है कि मौर्यन टाइम पे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो जो विष्णुगुप्त की जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसे पढ़ लो, अपने आप पता चल जाएगा कि वहां का प्रशासन कैसा रहा होगा। इसमें राज्य के सप्तांग संबंधी विचारधारा का उल्लेख है, यानी कि राज्यों के 7 अंगों को बांटा गया। राज्यों को 7 अंगों में बांटा गया। 7 अंग अब क्या है? क्या तो राज्यों की पार्टी कर दिए गए क्या? नहीं, राज्यों के प्रशासन के पार्ट, कि भाई इकोनॉमी तुम संभाल लो, लिटरेचर का तुम संभाल लो, ये सारे पार्ट की बात की गई है। तो उसमें कौन कौन है? पहला स्वामी है, दूसरा आमात्य है, तीसरा जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड और फिर मित्र। और इन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पर क्या किया गया? लोगों को नेतृत्व के लिए उतारा गया कि आप इसे संभालो, आप इसे संभालो, राजा का सलाहकार ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड सो ऑन। तो ये सातों याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि मौर्यन टाइम पे प्रशासन का जो राज्य था, जो राज्य का प्रशासन था, उसे कितने भागों में बांटा गया है, या कौटिल्य की अर्थशास्त्र में उन्हें कितने भागों में बांटा हुआ दिखाया जाता है। ये सारी बातें आपको एक घुमा फिरा करके दिमाग में बैठानी है कि 7 सप्तांग संबंधी विचारधारा का उल्लेख है, और जो 7 है वो कौन कौन से हैं? पहला स्वामी, फिर आमत्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड तथा मित्र। शासक के प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की भी बात की गई है। इस पुस्तक में गुप्तचर प्रथा पर काफी बल दिया गया है। यानी गुप्तचर प्रथा क्या है? मतलब ये कि कुछ ऐसे लोगों को, जैसे हमारा रॉ है, आज का क्या है? रॉ है। आज का आप देख सकते हो कि आज का रॉ एजेंसी है, जो वो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे देश की गुप्तचरों की एजेंसी है, जिसमें एक नाम बहुत उल्लेखनीय है, जैसे अजीत डोभाल साहब का, पाकिस्तान गए और वापस आ भी गए सारी जानकारी लेकर, है ना। तो जो गुप्तचर प्रथा है उसका चलन मौर्यन पीरियड में मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो मौर्यन पीरियड में गुप्तचर का चलन है, प्रचलन है, पब्लिसिटी है, वो हमें कहां पे मिलती है? वो मिलती है कौटिल्य के इकोनॉमिक्स में। कहां मिलती है? कौटिल्य के इकोनॉमिक्स में। तो आई होप बातें क्लियर होंगी। तो कौटिल्य के इकोनॉमिक में क्या क्या मिला? मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिली, राज्यों को कितने भागों में बांटा गया ये जानकारी मिली, और वहां पर निरंकुशतावाद, जो प्रबुद्ध निरंकुशतावाद था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद मिलती है गुप्तचर प्रथा, जो कि मैंने अभी एक एग्जांपल दे दी। आज के टाइम पे आप रॉ को कंसीडर करो, आपको पता चल जाएगा तुरंत कि गुप्तचर प्रथा वहां कैसी रही होगी। आई होप क्लियर होगा। अब अगर हम तीसरे सोर्स की बात करें मौर्यन पीरियड को जानने की, तो जो तीसरा सोर्स है वो विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस की जो एक मुद्रा राक्षस बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इसमें भी हमें
किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समय की जानकारी मिलती है, मौर्यन पीरियड की जानकारी मिलती है। इस बात की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद की हत्या की। यानी कि जो चाणक्य हैं, जिन्हें आज के टाइम पे अगर विश्व गुरु भी बोला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो उस टाइम चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे राजा बनाया और धनानंद की हत्या कैसे की गई, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मुद्रा राक्षस में मिलती है, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में। ये बात ध्यान देनी। संस्कृत भाषा में रचित प्रथम जासूसी ग्रंथ है ये। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो मुद्रा राक्षस है वो किस में है? संस्कृत भाषा में। ये भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। आई होप बात क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट सोर्स की बातें करें तो नेक्स्ट सोर्स में आते हैं हमारे पुराण, कि हमारे पुराण में भी मॉडर्न टाइम की जानकारी मिलती है। तो पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त में हुआ। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, जब गुप्ताज को पढ़ेंगे तो बताएंगे फिर डिटेल में। अभी बस इतना याद रखो। मौर्य वंश के ऐतिहासिक वंशावलियों की जानकारी मिलती है कि मौर्य वंशी शासकों ने 137 वर्षों तक शासन किया। ऐसी बातें हमारे पुराण बताते हैं कि मौर्य काल जो रहा, मौर्यन पीरियड जो रहा, वो 137 सालों तक देश के अंदर बना रहा। पुराण में विष्णु पुराण इस काल की जानकारी देते हैं। तो ये भी याद रखना है कि पुराणों में कौन सा पुराण? तो है विष्णु पुराण। आई होप बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बात आती है दीपवंश और महावंश। ठीक, अब ये दीपवंश और महावंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? कि हमें मिलती है श्रीलंकाई या सिंघली ग्रंथ से। ठीक, अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने से पूर्व अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो देख सकते हो कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजगद्दी प्राप्त की, और उसके बाद अशोका ने क्या किया? पूरे के पूरे जितने महाजनपद थे, मैं एक बार रिवाइज करा तो ऑलरेडी मैं महाजनपद पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जो महाजनपद थे, कितने महाजनपद रहे? 16 महाजनपद। और 16 के 16 महाजनपद मोस्टली आप कह सकते हो कि अशोका ने जीत लिए थे। समझना मेरी बात को, कि अशोका ने जीत लिए थे। लेकिन उनमें से एक ऐसा महाजनपद था जिसे अशोका पूरी तरह से नहीं जीत पाए, वो था कलिंग। और कलिंग में ही अशोका ने सबसे ज्यादा मारधार मचाई, सबसे ज्यादा नरसंहार अशोका ने कलिंग में, यानी अपनी ताकत सबसे ज्यादा अशोका ने कहां दिखाई? कलिंग के वॉर में दिखाई, कलिंग में दिखाई। तो फिर जब इतना सब अशोका के पास था, अशोका इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा राजा, संन्यास क्यों ले लेते हैं कि अपनी तलवार त्याग देते हैं कलिंग के वॉर के बाद, कलिंग के बैटल के बाद? मैटर ये है, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उपगुप्त यहाँ पे आते हैं और उपगुप्त जाकर के अशोका से मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या आपकी लाइफ में मार काट के अलावा, नरसंहार के अलावा कुछ और नहीं बचा? तब अशोका को वहां से नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, हेट हो जाती है, और अशोका क्या कर देते हैं? अपनी तलवार त्याग देते हैं और बोलते हैं कि अब हम केवल क्या करेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और लग जाते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, जिसमें वो अपनी बेटी और एक बेटे को कहां भेजते हैं? श्रीलंका। और उन्हीं का हाथ रहा कि बौद्ध धर्म आज के टाइम पे इंटरनेशनल धर्म के रूप में उभरा हुआ है। तो इंटरनेशनल धर्म बनाने में किसका हाथ रहा? अशोका का जी का हाथ ही मिलता है। आपको इतिहास के अंदर ये बात पता होनी चाहिए। आई होप रिवाइज हो गया होगा। चलो अब अगर और हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, किसकी? पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सब क्या बोलते हैं? तो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है कुछ ऐसे बर्तन, ऐसे पॉट्स जो किसके बने हैं? मिट्टियों के बने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे उत्तरकाली पॉलिशदार हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है इनका? बौद्ध युग में मिलता है। और बड़े पैमाने पर जो अगर प्रयोग देखा जाए तो मौर्य काल में मिलता है। यानी कि हल्का सा जो डेमो आता है वो बौद्धन पीरियड में आता है। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन की बात करें इन मृदभांडों की, इन पॉलिशदार जो मृदभांड हैं,
तो कहाँ मिलता है इनका बड़े पैमाने पर यूज? मौर्यन पीरियड में मिलता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग करेंसी की बात करें, आहत मुद्रा की बात करें, तो भारत की ज्ञात प्राचीन मुद्रा पंचमाग्ध सिक्के। तो अगर भारत के प्राचीन मुद्रा की बात करते हैं तो आपको बताना है कि भारत की जो प्राचीन मुद्रा है वो क्या है? वो पंचमाग्ध सिक्के हैं और सर्वप्रथम प्रयोग इनका बौद्ध युग में मिलता है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, और बड़े पैमाने पर अगर इनका प्रयोग देखा जाए तो मौर्य काल में मिलता है। आई होप बात क्लियर होगी। और मौर्य कालीन में ही चांदी की आहत मुद्रा चालू की जाती है जिसे पड़ या कासारपड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़ या कासारपड़। और तांबे की आहत मुद्रा भी मौर्यन पीरियड में मिलती है जिसे भासक या काकड़ी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? भासक या काकड़ी। आई होप बात क्लियर होगी। तो आप आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की बातें देख सकते हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे अभिलेखों की बात करें, इनकी बातें अभिलेखों की, तो अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख कौन कौन से हैं? एक है सो गौरव अभिलेख जो गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है। और दूसरा है महास्थान अभिलेख जो बोगरा जिले कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में, ठीक है। तो याद रखना है सो गौरव अभिलेख गोरखपुर जिले में मिलता है यूपी में, और महास्थान अभिलेख बोगरा जिले में मिलता है बांग्लादेश में। और इनमें एविडेंसेस क्या हैं? अकाल की परिस्थितियों में मौर्य प्रशासन के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से कि जब कभी मौर्य पीरियड में अकाल की जानकारी अकाल पड़ा तो वहां पर प्रशासन कैसा रहा, ये सारी जानकारी हमें सो गौरव अभिलेख और महास्थान अभिलेख से मिलती है, ठीक। एक और है जो है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इनमें चाहे लोचा हो भी जाए लेकिन इसमें लोचा नहीं होना चाहिए। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है? शक वंश का सबसे महान शासक रहा कौन? रुद्र दामन। और जूनागढ़ या गिरनार कहां पर है? काठियावाड़ में है, गुजरात, ठीक है। काठियावाड़ तट भी है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, कोकण, काठियावाड़, मालाबार, उत्कल, ठीक, ये सारी तटें जितनी भी हैं। फिर संस्कृत भाषा में जारी किया जाने वाला ये प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। तो जो सुदर्शन झील है उसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त के जो अधिकारी थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने निर्माण कराया। और अगर उनके पुनर्निर्माण की बात की जाए, सुदर्शन झील के पुनरुत्थान की बातें की जाए, तो अशोका ने यमराज तुषारशफ के द्वारा कराया गया, रुद्र दामन सुविशाख के द्वारा कराया गया, स्कंदगुप्त के टाइम पे चक्रपाल द्वारा कराया गया। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम और मौर्यन पीरियड में बात करें। अभी देख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्लास के अंदर हम केवल जो ये नोट्स हैं हमारे, इसके अंदर केवल हम मौर्यन पीरियड के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। और अभी हम राजाओं की बातें एक आने वाले टाइम पे आने वाली क्लास में करेंगे। तो ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि लग रहा है कि मौर्यन पीरियड खत्म हो गया, नहीं, ये पार्ट 1 है अभी, ये ध्यान देना, ठीक। तो अशोक के अभिलेख की बात करें तो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा अंबाला यानी हरियाणा से प्राप्त किया है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है कहाँ से अशोका के अभिलेख मिले हैं उन्हें? एक मिला है मेरठ से, उत्तर प्रदेश में है जो, और एक मिला टोपरा यानी अंबाला हरियाणा के पास है, ठीक। अगर सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख के पढ़ने वाले की बात की जाए कि जो अभिलेखों में लैंग्वेज लिखी है, तो उन्हें उसे सबसे पहले किसने पढ़ा? तो उसे सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और इसमें ब्रह्मलिपि में खुद दिल्ली टोपरा के अभिलेख को पढ़ा था। कहाँ का अभिलेख पढ़ा गया था? जो टोपरा में, जो दिल्ली में अभिलेख है वो किस में लिखा है? ब्रह्मलिपि में लिखा है, और उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ठीक। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहली है ब्रह्मलिपि, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक, और चौथा है अरामेइक। क्या है? अरामेइक। पहली ब्राह्मणी, ठीक, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक, और चौथा है अरामेइक। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिखी दाएं से बाएं लिखी जाती है। सीधे एक पॉइंट में याद कर लेना, ये बात ध्यान देना, ठीक है।
आई होप बात क्लियर होगी। तो ब्राह्मी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। लेख खरोष्टी कहाँ लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो अशोका के अभिलेख के बारे में पता चल गया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसे मिलते हैं? फिरोज शाह तुगलक को मिलते हैं सबसे पहले। कहाँ मिलता है? मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा अंबाला हरियाणा के पास। किस में लिखे हैं? 4 लैंग्वेज में लिखे हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामेइक। जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा वो कौन सी लैंग्वेज थी? तो वो थी ब्रह्मलिपि। क्लियर है? ब्रह्मलिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं। खरोष्टी दाएं से बाएं। आई होप बात क्लियर होगी। तो अगर खरोष्टी लिपि में लिखे हुए अभिलेखों की बात करें तो उनमें है एक मानसेहरा का अभिलेख जो हजारा जिले में है, पाकिस्तान में इस टाइम पे वो पड़ रहा है। और एक है शहबाजगढ़ी का अभिलेख जो पेशावर में है, ये भी पाकिस्तान में। आई होप बात क्लियर हो। ग्रीक तथा अरेमेक में बात करें तो है कंधार के लघु शिलालेख जो कंधार में मिलते हैं। और ये कंधार कहाँ है? आज आप देख सकते हो कंधार अफगानिस्तान के पास वाले बॉर्डर पे है। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से एक जुड़ा हुआ इतिहास भी है महाभारत टाइम का कि जो है कंधार आज का पहले गंधार था महाभारत टाइम का। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है। गोमूत्रिका या वस्त्रोत्थान की शैली में बात करें तो येरगुड़ी जो कि कहाँ है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध वो लड़ते हैं 1261 ईसा पूर्व में। ठीक है। 13वें वर्ष में अशोक धम्म महापात्र की नियुक्ति करते हैं 256 ईसा पूर्व में। 14वें वर्ष में कनक मुनि नेपाल के स्तूप को 2 गुना करने का आदेश देते हैं। और 20वें वर्ष में रुमेनदेई लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। यहाँ पर धार्मिक कर को समाप्त कर दिया जाता है। ये अशोक के कुछ कार्यकाल की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो अपने कार्यकाल में करते हैं। तो 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध जो है लड़ते हैं वो 261 ईसा पूर्व। 13वें वर्ष में धम्म महापात्र की नियुक्ति करते हैं 256 ईसा पूर्व। 14वें वर्ष में कनक मुनि यानी नेपाल के स्तूप को 2 गुना करने का आदेश दिया जाता है। और 20वें वर्ष में वे क्या करते हैं? रुमेनदेई यानी लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और यहाँ से क्या किया जाता है? धार्मिक कर को समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने किस ईयर क्या काम किया। अगर अब बृहत शिलालेख एवं उनके विषय के बारे में बात करें तो जो प्रयुक्त भाषा है बृहत शिलालेखों में वो है प्राकृत भाषा। और प्रथम उसमें क्या उपदेश दिया गया है? जीव हिंसा निषेध, यानी कि जानवरों की हिंसा नहीं करनी है, जानवरों को मारना नहीं है। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। और 3 प्राणियों को छोड़कर, कितने? 3 प्राणियों को छोड़कर 2 मोर 1 हिरण, 2 पक्षी 1 पशु, सदैव हिरण नदी है। ये बात ध्यान देनी है। बाद में तीनों नहीं मारे जाएंगे, ये भी बात आपको उस शिलालेखों में मेंशन मिलती है कि 3 को हाथ नहीं लगाना है। द्वितीय की बात करें तो पड़ोसी राज्यों की सूची मिलती है कि उस टाइम पर जो अशोका से लगे हुए पड़ोसी राज्य थे वो कौन कौन से थे। तृतीय की अगर बात करें तो प्रादेशिक या राज्यों द्वारा 5-5 वर्ष पर क्षेत्र दौरा, उज्जैन और तक्षशिला 3-3 वर्ष में। क्लियर है? तो इसकी भी जानकारी मिलती है कि जो है वो उज्जैन और तक्षशिला की जो दौरे हैं वो 3-3 सालों में करते रहे हैं। और प्रादेशिक राज्यों के द्वारा जो है जो दौरे किए गए वो 5-5 वर्ष में क्षेत्र दौरे किए जाते थे। इसकी भी जानकारी हमें बृहत शिलालेखों से मिलती है। अगर 5वें की बात करें तो 13वें वर्ष धम्म महापात्र की नियुक्ति, ये बात भी हमें 5वें बृहत शिलालेख से मिलती है। क्लियर है? 6ठे की बात करें तो राज्य की गतिविधियों के बारे में मिलता है। और अगर 13वें की बात करें तो कलिंग युद्ध, आवटिक जातियों की कड़ी चेतावनी, अपने समकालीन 5 विदेशी राज्यों की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। आई होप बात क्लियर हो। ठीक। 12वां जो हमारा शिलालेख है वो किसके लिए है? वो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति है कि हमें असहिष्णु नहीं होना है कि पता चला कि एक धर्म को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को मार काट के फेंक दो, है ना, दूसरे को क्या कर दो? खत्म कर दो। ऐसा हमें नहीं करना है। ये भी बातें हमें कहाँ से मिलती हैं? 12वां जो बृहत शिलालेख है अशोका का, उससे मिलती है। ठीक। अब अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे तुर्मै, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस हैं जिन्हें तुर्मै बोला गया। अंतेकिन, मेसाडोनिया का शासक एंटीगोनस गोनाटस। मगस, सीरीन का मगस। अलेक्सुंदर, एपिरस का अलेक्जेंडर। अंतियोक, सीरिया का शासक एंटीयोकस द्वितीय थियोस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रटने चालू कर दो। आई होप बात क्लियर होगी, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना है इन चीज़ों को भी। ठीक।
अब अगर और बातें करें तो कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, उनमें से मास्की जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले में है, और फिर दूसरा है गुजरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो इनका जो नाम है वो है देवनाम प्रियम और प्रियदर्शी। आई होप बात क्लियर होगी। इन दोनों अभिलेख से नाम की जानकारियां मिलती हैं कि वहां पर कौन कौन से नाम मेंशन है। तो मास्की जो अभिलेख है उसमें नाम मेंशन है देवनाम प्रियम का, और जो गुजरा है उसमें नाम मेंशन है प्रियदर्शी का। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर कंधार के विषय में बात करें तो द्विभाषी है, कैसा ग्रीक और अरामेक के जो मिक्स लैंग्वेज के अभिलेख है वो कंधार में मिले, और पशुवध के खिलाफ मिले। किसके खिलाफ? पशुवध, कि हमें जानवरों को नहीं मारना है। अभी हमने 3 बताया कि 3 को बाद में भी नहीं मारा जाएगा, ठीक, जो कंधार में मिलता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात है वो भाबरू की है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित ये जयपुर बॉर्डर में है। मगध के शासक होने की स्पष्ट जानकारी यहाँ से मिलती है। नाम प्रियदर्शी राज मागधे, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म का निचोड़ है। भाबरू जो शिलालेख है इसमें आपको सारी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाती है। स्तंभ शिलालेख की बात करें तो सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्म लिपि में लिखे गए हैं। रुमनदेही तथा निगलिया सागर से प्राप्त स्तंभालेख को स्मारकी स्तंभालेख कहा जाता है। तो ये ध्यान देना, ये थोड़ा सा प्री फैक्ट है, वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से स्मारकी स्तंभालेख किसे कहा जाता है। तो जो रुमनदेही का है और निगलिया सागर का है उन्हें बोला जाता है। सांची, सारनाथ तथा कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेख को संघ भेद अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के जो अभिलेख हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? संघ भेद अभिलेख। आई होप बात क्लियर होगी। अब उनमें से एक इंपॉर्टेंट है जो कि सारनाथ का सिंह अभिलेख है। ऐसा वो इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे ध्यान दें। जो हमारा आज का राष्ट्रीय चिन्ह है तो कहां से लिया गया है? वो हमारे वहीं से लिया गया है, सारनाथ के अभिलेख से। चलिए तो आगे बात करें तो मौर्य मूर्तियों में सबसे विख्यात तो प्रशंसित है ये। इसकी चौकी पर 4 पहिए या धर्म चक्र के प्रतीक हैं। उनके बीच में हाथी, बैल, अश्व और सिंह है, ठीक है। जो 4 मुखी सिंह हम देखते हैं चारों साइड खड़े हैं, हमें 3 ही फ्रंट में देखते हैं, लेकिन एक बैक में भी होता है। क्लियर? चौकी की पीठ पर 4 संजीव सिंह चारों दिशा में मुख किए हुए हैं। इन स्तंभों में सिंहों के ऊपर एक बौद्ध चिन्ह यानी धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 32 तीलियां लगी हैं। कितनी? 32 तीलियां लगी हैं। ये बात को आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 32 कि पता चला कि आप जो झंडे में देखते हो उसमें 24 तीलियां हैं और 24 घंटे की प्रवर्तक हैं कि 24 घंटे को बताती हैं। अब यहाँ पे कह दो भाई 32 हैं तो 32 घंटे को बताती हैं, ऐसा मत कर देना, ठीक है। गलत बात, गलती बातें नहीं सीखनी है, ये बात ध्यान दें। आई होप क्लियर होगा। अब अगर अशोक एवं दशरथ की गुहा अभिलेखों की बात करें तो अशोक जो है बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा हैं, जो एक है कर चौपाल, दूसरा है सुदामा, तीसरी है विश्व झोपड़ी और चौथी है लोमेश ऋषि की, ठीक। अगर दशरथ की बात करें तो नागार्जुन की पहाड़ी पर दशरथ ने 3 बसाए। कौन कौन से? गोपी, बहियक और बड़ी थिकी। पास में आ रही? गोपी, बहियक और बड़ी थिका। क्लियर है? 2 पहाड़ी बोध गया में आमने सामने हैं। दोनों में अपनी गुफा अजीवकों को भेंट में प्रदान कर दी गई। अजीवक मत का संस्थापक मक्खली गोसाल को दिया जाता है कि मक्खली गोसाल जो थे उन्हें अजीवक मत का संस्थापक माना जाता है। अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो जो अजीवक मत है, जो अजीवक संप्रदाय है, उसका जो सिद्धांत है वो है नियतिवाद का। कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते थे ये। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर आप कौशाम्बी में बात करें तो कौशाम्बी में जो एक है घोस्ताराम मठ, कुशीनगर में राणा भर स्तूप मिल जाता है, सारनाथ में धमेक अभिलेख मिलता है, श्रावस्ती में सहित मनहित मिलता है। भाषण में आ गई। आई होप बात क्लियर होगी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में प्राप्त होता है। ब्राह्मण लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर मिला, ठीक है, पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ। तो आई होप कि जितनी भी बातें मॉडर्न टाइम के रिसोर्सेस की हैं, जानकारी की हैं, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो कोई अभिलेख हो, चाहे वो किसी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ हो, इन सारी बातें पता होनी चाहिए। चाहे वो मेगास्थनीज की इंडिका हो, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो। तो ये सारे सोर्सेस हमें क्या बताते हैं? उस टाइम के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के बारे में बताते हैं। वहां का राजनीतिक सिनेरियो कैसा रहा,
ये सारी बातें हमें कहाँ से मिलती हैं, यही वो सारे रिसोर्सेस हैं, चाहे जिस भी हम चाहे जिसके बारे में भी बात करें, चाहे जिस सिनेरियो के बारे में बात करें, तो सिंपल सी बात है कि यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि जितने भी रिसोर्सेस हमें जानने चाहिए मॉडर्न टाइम के, सारे क्लियर होंगे, और आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।